आज शिक्षक समाचार में स्वागत है आपका। हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है और जो अप्लाई होना है 29 जुलाई से, उसको लेकर के आज एक संपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तिथि का निर्धारण तो पिछले सूचना में जारी किया जा चुका है। आज जो है पूरी संपूर्ण गाइडलाइंस यानी जिसको हम SOP कहते हैं वो जारी कर दिया गया है। कैसे कैसे यह कार्य होगा, आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम सारी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। कौन शिक्षक सरप्लस होंगे यानी किन शिक्षकों का समायोजन होगा, कौन शिक्षक जो है प्रखंड स्तर के अंतर्गत रहेंगे, कौन प्रखंड से बाहर किए जाएंगे, इन सब पर जो है विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, पत्र में कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत स्थानांतरण संबंधी सभी कार्य विभागीय पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाना है। स्थानांतरण के क्रियान्वयन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण मॉड्यूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आपको पता ही है, चूँकि आप जो है ये डेमो ई शिक्षा कोष पर देख चुके हैं कि कैसे कैसे जो है शिक्षकों को आवेदन करना है। इसमें कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि जो है विश्वसनीय एवं यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है निम्नलिखित रूप से ये किया जा रहा है। जी हाँ, आइए देखते हैं क्या क्या है SOP में बात कही जा रही है। पहला है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि वाले संबंधित शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन देने से के नियमित शिथिल रखा जाएगा। उसके बाद है कि परिवीक्षा अवधि में रहने वाले जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। जी हाँ, जो शिक्षक अभी परिवीक्षा अवधि में हैं यानी जो TRE 2 के शिक्षक हैं, जो हेड टीचर हैं, जो हेड मास्टर हैं, वो स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। जब तक उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो जाती है तब तक वो नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद है कि स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्य अनुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि यानी 31 मार्च 2026 कट ऑफ डेट रहेगा। यानी कितने वर्षों तक उनका कार्य अनुभव है, इसकी गणना 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक कौन कितने वर्ष कार्य कर चुके हैं ये गणना किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक, पारस्परिक स्थानांतरित सहित भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र रहेंगे। यानी पिछले 2 साल लगातार जो 2025 में शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, फिर 26 में भी जनवरी माह में शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है बिहार में, तो वो और उसके बाद बहुत सारे शिक्षकों ने पीछे जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ओपन किया गया था तो उसमें भी उन लोगों ने स्थानांतरण कराया था, तो वो लोग भी इस स्थानांतरण के लिए एलिजिबल होंगे, यानी उनको स्थानांतरण से रोका नहीं जाएगा। आगे कह रहा है कि विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालय शिक्षकों की आवश्यकता की गणना हेतु सत्र 2025-26 के नामांकन को आधार माना जाएगा। यो जो 26-27 में नामांकन चल रहा है इसको आधार नहीं माना जाएगा। आधार क्या होगा मानक मंडल के लिए? जो 2025-26 में नामांकन था उसको आधार मानकर जो है मानक मंडल तैयार किया गया है कि कितने विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षक सरप्लस बच रहे हैं। आइए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009 के प्रावधान ही प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक का एक पद सृजित किया गया है और बहाल भी हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग प्रधान शिक्षक आ चुके हैं। एवं बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की अनुशंसा के आलोक में इन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किया गया है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रखा जाएगा, अपेक्षित होगा। यानी हर एक विद्यालय में जो शिक्षकों का मानक मंडल होगा कि 30 विद्यार्थी पर जो एक शिक्षक का मानक मंडल है, उस मानक मंडल में प्रधान शिक्षक अलग रहेंगे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं तो वहाँ 5 शिक्षक
उस मानक मंडल के हिसाब से होंगे और प्रधान शिक्षक मानक मंडल से अलग होंगे, यानी प्रधान शिक्षक को मिलाकर कुल 6 शिक्षक रहेंगे। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए एक विद्यालय में कम से कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के लिए एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। उसके बाद है कि कक्षा 6 से 8 के लिए पत्रांक 1936 दिनांक 22/6/2026 जो मानक मंडल को लेकर के पत्र जारी हुआ था कि आलोक में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है एवं आकलन के क्रम में प्रत्येक शिक्षकों के लिए एक वर्ग कक्षीय उपलब्धता को दृष्टिगत में रखना अपेक्षित होगा। कक्षा 6 से 8 में नामांकित छात्रों के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम 12 शिक्षकों का प्रावधान किया जाएगा, यानी मिडिल स्कूल में मैक्सिमम 12 शिक्षक तक का प्रावधान किया जाना है। अब जो मेन पॉइंट है उस पर की तरफ हम लोग आते हैं कि समायोजन और समानुपातीकरण जो होना है शिक्षकों का, तो समायोजन एवं समानुपातीकरण हेतु जिस विद्यालय के अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी विभागीय पोर्टल इस शिक्षा कोष पर उनकी सूची रहेगी कि किस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या मानक मंडल से अधिक है और किस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या मानक मंडल से कम है, यानी कौन अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय है, कौन शिक्षक अभाव वाले विद्यालय है। अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों द्वारा जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। इनकी प्रक्रिया निम्नवत है। ये जो बड़ी घटना थी, बड़ी कन्फ्यूजन था कि किन शिक्षकों को जो है ये माना जाएगा कि वो शिक्षक समानुपाती के समायोजन कराएंगे, यानी किन शिक्षकों को समायोजन कराना आवश्यक समझा जाएगा, किनको अधिशेष माना जाएगा। इसको लेकर के विभाग ने यह पत्र के जरिए क्लियर कर दिया है। क्लियर क्या किया है कि आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न प्रक्रिया से वो माने जाएंगे समायोजन के लिए। पहला है कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा और इसकी गणना कब तक की जाएगी, यानी 31 मार्च 2026 तक उन शिक्षकों का उस विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका हो। दूसरा है कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। यानी अगर 5 वर्ष से अधिक समय से 2 या 3 शिक्षक अधिशेष हो जा रहे हैं तो जिनका पदस्थापन अवधि सबसे अधिक होगा वो अधिशेष होंगे, उसके बाद जो होगा वो अधिशेष होंगे। उसके बाद दूसरा जो है मानक मंडल में वो ये है कि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। पॉइंट है, यानी अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहां अधिशेष शिक्षकों की संख्या ऐसी है, यानी 5 जिनका सभी का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष से कम है, जितने भी शिक्षक हैं अधिशेष शिक्षक, मान लीजिए किसी विद्यालय में 3 अधिशेष शिक्षक है और उनमें उस विद्यालय में जितने भी कार्य शिक्षक हैं सभी का जो पदस्थापन अवधि है वो 5 वर्ष से कम है, तो वैसी स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ये एक मानक है। अगला है कि अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु एवं विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मानदंड के आधार बनाया जाएगा। यानी अधिशेष शिक्षक की पहचान की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो शिक्षक अधिशेष होंगे जिनका समायोजन होना है उनके पास यह विकल्प है। चूँकि आपको पता ही है कि डेट जारी जो किया गया है उसमें यह बात किया गया है कि 29 जुलाई 2026 से वैसे शिक्षक आवेदन करेंगे जिनका समायोजन होना है, और यह बात इसके जरिए क्लियर कर दिया गया कि कौन शिक्षक जो है समायोजन के लिए एलिजिबल होंगे। अभी हम आपको बताए हैं कि जिन शिक्षकों का विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, कब तक, 31 मार्च 2026 तक, तो वो शिक्षक अधिशेष माने जाएंगे। या अगर जिनका ऐसे विद्यालय होंगे जिसमें बहुत सारे शिक्षक होंगे जो 5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल पूरे किए होंगे तो जिनका सबसे लंबा कार्यकाल होगा वो अधिशेष, फिर उससे कम वाले अधिशेष, इस तरह से होगा। कुछ ऐसा भी विद्यालय होगा जहां
जितने भी अधिशेष शिक्षक होंगे उसमें पदस्थापित सारे के सारे शिक्षक 5 वर्ष से कम कार्यकाल के होंगे। तो वैसे विद्यालय में जो सबसे कम अवधि वाले शिक्षक होंगे, जो यानी जो सबसे लास्ट में योगदान किए होंगे उस विद्यालय में, वैसे विद्यालयों में उन शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। तो ये है अधिशेष मानने की प्रक्रिया। आगे है कि अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापन एवं स्थानांतरण के लिए विकल्प दिया ही जाएगा। ये आपको पता है। उनको 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में जो है विद्यालय चयन करने का उनके पास ऑप्शन होगा। यदि अधिशेष शिक्षक को उनके द्वारा जिले के अंदर दिए गए विकल्प में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण या पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। यानी 30 ऑप्शन शिक्षक देते हैं और उन 30 ऑप्शन में से किसी एक विद्यालय में उनका स्थानांतरण हो जाता है तो वहाँ उनका पदस्थापन होगा, और अगर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तो वो जिस विद्यालय में है वो उसी विद्यालय में बने रहेंगे। उसके बाद है एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक ताली आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि किसी एक विद्यालय में एक सीट खाली है और उस विद्यालय में 2 शिक्षक ने अपना प्रथम चॉइस दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जिस शिक्षकों का अंक ज़्यादा होगा उसको विद्यालय पहले अलॉट कर दिया जाएगा। चूँकि अंक का आपको पहले ही पता है कि किसको कितना अंक मिलना है, तो जिन शिक्षकों का अंक ज़्यादा पड़ेगा उसको विद्यालय पहले अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हों वे 5-5 जिला 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रथम जिला प्रमंडल आवंटन का नियमानुकूल जो है विचार किया जा सकता है। परंतु संबंधित शिक्षकों को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा अंतर प्रमंडल के अंतर स्थानांतरण में कोई विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। जिला एवं प्रमंडल संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर्गत आवंटित जिला या प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानांतरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो उनका जिला प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी किसी शिक्षकों को अंतर जिला में जिला अलॉट हो गया और उस जिला में उन्होंने 30 विद्यालयों का चयन किया, लेकिन उस 30 विद्यालयों में से उन्हें कोई एक विद्यालय अलॉट नहीं हुआ, तो उनको जो जिला अलॉट था वो अपने आप निरस्त हो जाएगा, वो अगले स्थानांतरण में हिस्सा लेंगे। ये इसका क्लियर बात है। आगे है कि ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें समानुपातीकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा। यानी जिनकी सेवा अब केवल 2 वर्ष बाकी है वो शिक्षक समानुपातीकरण या समायोजीकरण में नहीं आएंगे। तहत शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में जाने के बशर्ते वे स्वयं अगर चाहें तो वो जा सकते हैं। जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है अगर वो स्वयं जाना चाहे तो जा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, चाहे उनका कार्यकाल उस विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक का क्यों न हो। आगे है कि सर्वप्रथम समानुपाती की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये आपको पहले ही पता है। डेट इसका निर्धारित है कि 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक समायोजन और समानुपातीकरण के लिए अप्लाई होना है और इसकी प्रक्रिया जो है वह अगस्त तक जो है पूरा कर लिया जाए। सितंबर तक जो है इसको 10 सितंबर तक इसको पूरा करना है, जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों का जिला के अंदर ही समायोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों का प्रमंडल के अंदर समायोजन होगा। तत्पश्चात आपको पता ही है कि 10 से 14 सितंबर तक जो है वो पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समायोजन और समानुपातीकरण के पारस्परिक स्थानांतरण पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति स्थापित की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये आपको पता है। इसका डेट जो है यह 17 से 23 सितंबर तक जो है सामान्य स्थानांतरण के लिए अप्लाई करने का डेट रखा गया है, जिसके तहत जिला प्रमंडल के अंदर अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के लिए जो है वहाँ पर फिर 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में
उनसे ऑप्शन लिया जाएगा। सामान्य स्थानांतरण के तहत अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु पात्र इच्छुक जो भी शिक्षक होंगे उनके 5-5 जिले, जो अंतर जिला वाले होंगे उनसे 5-5 जिले और 5-5 प्रमंडल का विकल्प लिया जाएगा। उनका जो 5 जिला परंतु संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण से कोई ऐसा विकल्प नहीं रहेगा। जिला वर्ग एवं प्रमंडल संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को क्रमशः अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल की कार्रवाई राज्य स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। आगे है कि ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो अभी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देंगे और अगर उनका पारस्परिक स्थानांतरण हो जाता है तो उनको सामान्य स्थानांतरण में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। यह बात क्लियर हो गया। आगे है कि जिला संवर्ग के शिक्षकों को, प्रधान शिक्षकों का जो प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण है वो संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक प्रधान शिक्षक की विषयवार संवर्गीय वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। आपको पता ही है कि अगर समान विषय के कोई शिक्षक और समान साल में नियुक्त हुए हैं लेकिन वो अंतर जिला स्थानांतरण करके आते हैं तो जिस जिला में वो आते हैं उस जिला में उस संवर्ग के जो शिक्षक बहाल हैं उससे वो जो है जूनियर हो जाते हैं, उससे वो निम्न कोटि के शिक्षक माने जाते हैं। यदि किसी एक विद्यालय में 2 महिला शिक्षिका के द्वारा आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार किसी एक विद्यालय में 2 पुरुष शिक्षक द्वारा आवेदन किया गया है और दोनों का अंक समान है तो ऐसे स्थिति में गृह जिला वाले पुरुष शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता से संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन होगा। आगे है कि श्रेणी आधारित अंक निर्धारण के उद्देश्य से मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों के 4 श्रेणी में रखा गया है। एक मकान किराया भत्ता आपको पता ही है 20% वाला जो पटना है, दूसरा 10% वाला जो सभी नगर निगम है, तीसरा है 7.5% वाला जो नगर परिषद और नगर पंचायत है, पाँचवा जो है चौथा जो है वो 5% वाला है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। आगे गंभीर चिकित्सा स्थिति, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांग संबंधी दावों पर विचार केवल सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्रों पर होगा। उसके बाद जो है ये सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के रूप में जो चयनित विद्यालय के आवश्यकता आधारित शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जा चुकी है, इसलिए छात्र हित में ऐसे विद्यालयों में इस स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। यानी जिन शिक्षकों का डिप्टेशन जो है सरस्वती विद्या निकेतन जो मॉडल स्कूल में हुआ है वैसे शिक्षकों को वहीं अभी फिलहाल सेवा देना है, उनको जो है इस स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत स्थानांतरण के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी मार्गदर्शिका रद्द समझी जाएंगी। यानी ये जो अभी मार्गदर्शिका आई है इससे पहले जितनी भी मार्गदर्शिका थी जिसके आधार पर पिछला ट्रांसफर हुआ था वो रद्द हो गया, ये अब लागू होगा। साथ ही विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक द्वारा पूर्व में विभागीय पोर्टल पर जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जितने भी तरह का स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया था वो सब रद्द हो गया। आगे है विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन, आपत्ति, शिकायत सामान्यतः स्वीकार योग्य नहीं होंगे। किसी विषम अथवा आकस्मिक परिस्थिति में उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया के में विचलन संशोधन का अधिकार सचिव शिक्षा विभाग के पास सुरक्षित रहेगा और उपयुक्त पर यह सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सतीश भेंगड़ा उप सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जो है यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से जो भी बातें थी हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी और इस बातों से आप स्थानांतरण प्रक्रिया में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। इससे आपको कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।